धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं सभी प्रेस के हमारे महानुभावों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मुझे आने में विलंब हुआ। कुछ राजनीतिक दल की महिलाएं मुझसे चर्चा करने सर्किट हाउस पधारी थी, उन्हीं के साथ चर्चा करने में विलंब हुआ, जिसके लिए मैं एक बार फिर आप सबकी क्षमा चाहती हूँ। आज हम सब एकत्रित हुए हैं बीते संसद के सेशन के दौरान जो कृषि संबंधित बिल पारित हुए हैं उसकी एक चर्चा को लेकर। राष्ट्र के इतिहास में 70 साल की आज़ादी में पहली बार देश की संसद ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के किसान को सही मायने में आज़ादी दिलवाई है। हमारा देश का किसान वर्षों वर्ष तक अपनी फसल को मात्र चिन्हित मंडी में चिन्हित व्यापारियों को ही बेच पाता था। बीते संसद के सत्र में जो हमारे कृषि संबंधित बिल पारित हुए हैं उनके अंतर्गत राष्ट्र के इतिहास में पहली बार देश का किसान देश के किसी भी प्रदेश में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी व्यक्ति अथवा संगठन को अपनी फसल बेच सकता है। ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर अभिनंदन देना चाहेंगे। जो कृषि बिल पारित हुए हैं उनके अंतर्गत किसान की फसल खरीदने वाले को तत्काल ही अथवा ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन की अवधि में किसान का भुगतान करना पड़ेगा। राष्ट्र के इतिहास में पहली बार ऐसा निर्णय कृषि बिलों के माध्यम से सरकार ने लिया है। किसान जिसको अपनी फसल बेचता है वो किसान स्वयं निर्णय करेगा कि अपनी फसल उसे कितने में बेचनी है। साथ ही अगर किसान किसी व्यापारी, किसी संगठन, किसी व्यक्ति को अगर अपनी फसल बेचता है और उसके करार को लेकर कोई चुनौती उत्पन्न होती है तो किसान अपने ही ज़िले में एसडीएम अथवा डीएम लेवल पर न्याय प्राप्त कर पाएगा। ऐसी सुविधा देने के लिए ताकि किसानों के साथ न्याय हो पाए, प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से आभार हम सब व्यक्त करते हैं। एक कृषि प्रधान देश में वर्षों वर्ष से कृषि के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों ने इस ऐतिहासिक कृषि के हित में कदम पर भी अपना कहीं ना कहीं आक्रोश व्यक्त करने का दुस्साहस किया है। उनका आक्रोश इस बात का है कि किसान अब बिचौलियों के बेड़ियों को तोड़ पाएगा। उनका आक्रोश इस बात का है कि किसान को अब आप किसी भी तरीके से मजबूर नहीं कर पाएंगे। उनका आक्रोश इस बात का है कि वो किसान और किसान की प्रगति में अपनी राजनीतिक प्रगति नहीं देख पा रहे हैं। इसीलिए सभी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए कांग्रेस नीति यूपीए ने राज्यसभा में उपसभापति पर जिस प्रकार का आक्रमण किया वो न सिर्फ निंदनीय है बल्कि अशोभनीय भी। संविधान की मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए, संस्कारों का उल्लंघन करते हुए जिस पद पर स्वयं देश के उपराष्ट्रपति विराजमान होते हैं उस पद पर आक्रमण करके कांग्रेस और उनके गठबंधन के सहयोगियों ने नीचता का उदाहरण दिया है। क्या ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक अच्छी प्रथा है कि राज्यसभा में कोई उपसभापति पर स्वयं जाकर आक्रमण करे? क्या ये शोभा देता है कि आप किसानों का नाम लेकर देश की राजधानी में किसान के उस उपक्रम को जलाएं जिसके माध्यम से वो खेत को जोतता है?
इस प्रकार की अमर्यादित टिप्पणियां, इस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस का एक अभिन्न अंग और वर्क कल्चर बन चुका है। सरकार की आपने बात की कि योगी जी एक्टिव है। अभी उमा भारती जी ने सरकार के ऊपर सलाह दिया योगी जी को कि मैं आपकी बड़ी बहन हूँ, हाथरस वाली घटना पर आप ध्यान दीजिए, उनसे बात करें। अभी आपने कहा ये क्या मतलब क्या सूचना देता है कि आपके भी सरकार में पूर्व सरकार में मंत्री भी रही और पार्टी के वरिष्ठ नेता है, जब मुझे ये शब्द कहना पड़ा कि मैं आपकी बड़ी बहन हूँ। अब आप क्या कह रहे हैं? मैं इतना ही कहना चाहूँगी, भारतीय जनता पार्टी का चाहे वो महिला कार्यकर्ता हो या पुरुष कार्यकर्ता हो, हम सबकी अभिलाषा ये है कि महिला का सम्मान हो, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के किसी भी कोने में। उसके संदर्भ में अगर मुख्यमंत्री श्री से कोई भी कार्यकर्ता कोई भी वार्तालाप करता है तो स्वतंत्र एक व्यवस्था में वार्तालाप के खिलाफ कोई टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता मुझे शोभा देगा। मंत्री जी, मेरे एक सवाल का जवाब नहीं मिला कि आप सवाल करेंगे तो जवाब दूंगी भाई साहब। हाँ जी, हाथरस के डीएम ने पीड़िता के परिवार वालों को समझाया, कहा मीडिया तो आज है कल नहीं रहेगी, हम तो रहेंगे, तो डीएम के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? आप सब सुने? क्योंकि प्रशासनिक अधिकार योगी जी का है कार्रवाई करने का। मेरा पूर्ण विश्वास है कि एसआईटी की जब रिपोर्ट सबमिट होगी तो जितने अधिकारियों के खिलाफ सबूत पाए जाएंगे निश्चित रूप से योगी जी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्या लग रहा है कि योगी सरकार से चूक हो रही है या चूक हो गई है? मुझे ऐसा इसलिए मैं आपके इस सवाल का जवाब इस प्रकार से दे रही हूँ ताकि आप जिस सुर्खी की खोज में हैं वो सुर्खी मैं आपको ना दूँ। मैं दोबारा दोहरा रही हूँ, मैं इसीलिए दोबारा दोहरा रही हूँ कि जिस सुर्खी की तलाश में आप हैं उस सुर्खी को मैं ना दूँ, इसीलिए अपने बार बार आपसे आग्रह में एक भाई साहब मैं इनका जवाब दे दूँ। फिर आप मेरा आपसे आग्रह है कि मेरे वक्तव्य को मैं दोबारा दोहराती हूँ ताकि आप दोबारा नोट कर लें। महिला आयोग ने पहले दिन से प्रदेश और ज़िला प्रशासन के साथ संपर्क करके पीड़िता को न्याय सुनिश्चित हो इसका पूरा काम किया है। दूसरा, मैंने स्वयं योगी जी से वार्ता करके उनसे आश्वासन पाया है कि पीड़िता के प्रति न्याय भी होगा और जो इस विषय में पीड़िता को न्याय से वंचित रखने का दुस्साहस कर रहे हैं उनके खिलाफ भी योगी जी कार्रवाई करेंगे। मैं उनके इस आश्वासन से आश्वस्त हूँ। जी भाई साहब, एक सेकंड भाई साहब। हाँ, केंद्र में और राज्य में उत्तर प्रदेश सरकार में आपका जो है पार्टी की सरकार है मैडम, उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से कानून व्यवस्था चरमरा गई। इस संबंध में जानना चाहते हैं। साहब ने कहा कि योगी जी काफी सतर्क हैं, लेकिन उस पर केंद्र सरकार क्या निर्णय ले रही है? इस समय बलात्कार, हत्या पूरे प्रदेश में एकदम चरमरा रही है कानून व्यवस्था। आज आप सबके सम्मुख आने से पहले सपा की कुछ बहनें आई थीं, उन्होंने मेरे साथ बैठ के वार्ता की और शायद ही ये कभी हुआ होगा कि दो राजनीतिक दल की महिलाएं एक साथ बैठकर संकल्प लें कि महिलाओं के प्रति न्याय हो। मैं जिस लोकसभा क्षेत्र से आती हूँ वहाँ पर भी एक विख्यात सपा के नेता के खिलाफ रेप का केस चल रहा है। मेरा इतना मानना है अपनी संवैधानिक पद पर रहकर कि जो हमारा जुडिशल तंत्र है उस पे आप विश्वास बनाकर रखें। एविडेंस के आधार पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, ये जुडिशरी भी सुनिश्चित करेगा। आजमगढ़ की एक लड़की जो है बलात्कार के मामले में ट्रामा सेंटर आई थी, लेकिन यहाँ से किसी भी भाजपा के नेता या कार्यकर्ता ने मिलने की कोशिश नहीं की उस पीड़ित लड़की के परिवार से या पीड़ित लड़की से। आजमगढ़ का जो केस आप मुझे बतला रहे हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा, मेरी संवैधानिक मर्यादा ये है कि मैं प्रदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, लेकिन निश्चित रूप से मेरा ये मानना है, चाहे वो कोई राजनेता हो, चाहे वो कोई व्यक्ति विशेष हो, चाहे वो संगठन हो, महिला तक मदद के लिए पहुँचे, राजनीति के लिए ना पहुँचे। मैडम, एक सवाल ये है कि निर्भया कांड में पैसे के आवंटन की बात आपने की 9,000 करोड़ रुपया लगभग सभी प्रदेशों में, लेकिन अभी तक उसका पैसा कहीं खर्च नहीं हुआ, कहीं उसका। प्रदेश की सरकारें, एक बार भारत सरकार जब पैसा सुनिश्चित कराती है तो किस प्रकार से खर्चा करती है वो प्रदेश की सरकार का अधिकार है। आप अगर ये मानते हैं कि मैं प्रदेश, चाहे वो किसी का भी प्रदेश हो, किसी भी राजनीतिक दल का प्रदेश हो, उनके अधिकारों का हनन करूंगी
तो मुझे लगता है इससे संवैधानिक ठेस पहुंचती है व्यवस्थाओं को। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता जो थी कि निर्भया फंड के माध्यम से सभी प्रदेशों तक ये आवंटन किया जाए, उसको हमने सुनिश्चित किया है और हम बार बार प्रदेश की सरकारों के साथ समन्वय से आग्रह करते रहते हैं कि वो आवंटित जितनी भी राशि है उसका पूरा उपयोग करें। जी, अब ऐसी घटनाएं और न हो, क्या और भी कड़े कानून की जरूरत है? मोदी सरकार ने बच्चियों के साथ गैंगरेप की सज़ा को सज़ाए मौत करार दिलवाया। आप सब इसके साक्षी हैं। मोदी सरकार ने पॉक्सो के रूल्स को लेकर भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी के संदर्भ में विशेष कानूनी व्यवस्थाएं खड़ी की। मैं इतना मानती हूं कि सरकार की ओर से चाहे वो बजट का आवंटन हो, चाहे वो कानून व्यवस्था में संसद में कानून पारित करने की बात हो, मोदी सरकार इन सारे विषयों में एक कदम पीछे नहीं बल्कि 2 कदम आगे चल के काम करती है। मेरा ये विश्वास है कि एक स्वतंत्र देश में संविधान की मर्यादा में हम सब अपने दायित्वों का निर्वाह करके महिला हो, बच्ची हो या बच्चा हो, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे। मैं आज भी कह रही हूँ कि संवैधानिक पद पर रहकर मैंने न राजस्थान पर टिप्पणी की, न बंगाल में एक्टिव केसेस पे टिप्पणी की, ना ही किसी और प्रदेश के उस पर टिप्पणी की, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निश्चित रूप से चर्चा की है और आश्वासन पाया है कि पूर्णतः न्याय होगा। और आज जो एक महिला पत्रकार ने पूछा कि क्या मात्र महिलाएं इस बात से कहीं ना कहीं क्रोधित हैं, मैं इस मंच पे जितने पुरुष भाजपा के कार्यकर्ता बैठे हैं उनकी ओर से भी आपसे कह सकती हूँ कि चाहे वो भाजपा का पुरुष कार्यकर्ता हो या देश का सामान्य पुरुष, हम सबका ये संकल्प और अभिलाषा है कि देश की महिलाएं सम्मानित हों और सुरक्षित रहें। आप एक महिला है, हाथरस में जो बच्चे के साथ जिस तरीके से हुआ वो तो दरिंदगी रही, लेकिन चुपके से उसके शव को जला दिया गया, क्या ये उचित था? सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगी, देश में आक्रोश अगर महिला उत्पीड़न पर होता है तो वो आक्रोश सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं होता। देश में पुरुष भी उतना ही महिला सम्मान और महिला सुरक्षा के लिए संकल्पित होते हैं। जहाँ तक हाथरस की बात है, मैंने पहले भी इकोनॉमिक टाइम्स और दैनिक भास्कर में अपने वक्तव्य को कहा है जो आज दोहराती हूँ। मैं महिला आयोग के जितनी भी गतिविधियाँ उसमें हस्तक्षेप संवैधानिक तौर पर नहीं करती, लेकिन महिला आयोग ने मुझे सूचित किया कि पहले दिन से ही ज़िला प्रशासन के साथ, प्रदेश की सरकार के साथ उन लोगों ने इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि पीड़िता को न्याय मिले। मैंने स्वयं मुख्यमंत्री जी से वार्ता की और देखा भी कि मुख्यमंत्री जी ने SIT का गठन किया है। मेरी जानकारी में आया है कि कल ही SP के खिलाफ उस ज़िले की कार्रवाई हुई है। मेरा ये मानना है कि SIT की रिपोर्ट आने के बाद आधिकारिक स्तर पर योगी जी उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन लोगों ने हस्तक्षेप किया अथवा जिनकी वजह से पीड़िता को संपूर्ण न्याय ना मिले, इस प्रकार की साजिश रची गई। एक सवाल बस, और दूसरा सवाल ये है कि लगातार रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, सरकार इस और क्या कर रही है? दूसरा चीज, वहाँ मीडिया को जाने से प्रतिबंधित क्यों किया जा रहा है? मैंने आज जो चैनल देखा यहाँ आने से पहले, उसके अंतर्गत ये मुझे आभास हुआ है कि वहाँ पर मीडिया भी उपस्थित है, लेकिन साथ ही मेरा ये मानना है कि अगर आप सरकारी आंकड़ों की मुझसे अपेक्षा करते हैं तो 2-3 विषय आपकी अनुमति से आपके सम्मुख रखना चाहूँगी। निर्भया फंड का गठन हुआ था साल 2013 में, लेकिन तब की सरकार में एक भी रुपया प्रदेश सरकारों तक पहुंचाया नहीं गया महिला सुरक्षा की दृष्टि से। मोदी जी की सरकार में 9,000 करोड़ रुपया प्रत्येक जो सरकार प्रदेश की है उनका जो प्रस्ताव रहा महिला सुरक्षा की दृष्टि से, उस प्रस्ताव का समर्थन किया और 9,000 करोड़ का आवंटन इसकी व्यवस्था की गई। साथ ही पहली बार देश के इतिहास में हर पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क हो, उसकी रचना भी इसी सरकार ने, मोदी सरकार ने शुरू की। हर ज़िले में एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट स्थापित हो, उसकी रचना भी मोदी सरकार ने की। आपको एक आंकड़ा और दे देती हूँ, 2015 से महिला हेल्पलाइन जो शुरू की गई, अब तक 55 लाख से ज़्यादा महिलाओं को देश में उस महिला हेल्पलाइन के अंतर्गत सहायता पहुंचाई गई। 2017 में
वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर देश के हर ज़िले में स्थापित करने का काम हमने शुरू किया। आज हर ज़िले में वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर चल रहा है। ये इससे पहले कभी नहीं किया गया, लेकिन जनता निश्चित रूप से व्याकुल मन से पूछना चाहेगी कि क्या आज भी हमें दरकार है कि हम निरंतर प्रयत्नशील रहें कि महिलाएं, बच्चियां, बच्चे हमारे देश के सुरक्षित रहें। तो निश्चित रूप से ये प्रतिबद्धता न सिर्फ सरकार की है, बल्कि ये संकल्प समाज का भी है। ये उत्सुकता है लोगों में। जी, मैं जानती हूँ। मेरा ये आपसे आग्रह है, आपके लिए पीड़िता हेडलाइन होगी, वो किसी की बेटी है। उस बेटी का सम्मान करें। टीआरपी की कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदी रहते हैं आपके, लेकिन उस बेटी का सम्मान करें। मैं आज यही आग्रह कर सकती हूँ। उसके साथ जो घटा, उस पे अपनी टीआरपी की रोटी ना सेकेंगे तो उस लड़की के साथ न्याय होगा, तब उसका सम्मान होगा। योगी सरकार की इतने घंटे मीडिया को परिजनों से दूर रखा, अब छोड़ा क्यों? देखिए, मेरा इतना मानना है कि जब ज़िले के अधिकारी कोई निर्णय लेते हैं प्रशासनिक, तो उसके ऊपर केंद्रीय मंत्री का टिप्पणी करना, क्योंकि मैं नहीं जानती हूँ ज़िला अधिकारी को। मेरा इतना कहना है कि आज इस वक्तव्य से पहले जब मैं आई और मैंने चैनल देखा तो वहाँ पर रिपोर्टर उपस्थित थे। मैडम, किसी बिल में मेरा सिर्फ एक सवाल है। हाँ जी सर। सरकार जो भी बिल लाती है उसको विरोध करता है, उनका अधिकार है, लेकिन क्या सरकार हमेशा इस बात पर फेल हो जाती है कि अपनी बात तक जनता तक नहीं पहुंचा पाती? इस समय जब बिल अच्छा भी लाई है, लेकिन किसान उसको समझ नहीं पा रहा है, तो सरकार का फेलियर मानती है या अपने पार्टी कार्यकर्ताओं का? ऐसा है साहब, दिल्ली में आप शुरू करना चाहें? हमारे माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री महेश श्रीवास्तव जी से अनुरोध है कि वो शुरू करें। काशी में आज हम सब के बीच में देश के बहुत ही भारतीय जनता पार्टी इस बात से संतोष लेती है कि भारत के इतिहास में किसान के सम्मान में प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि की जो घोषणा की, वो मात्र घोषणा तक सीमित नहीं रही, बल्कि 1.5-2 वर्ष के कार्यकाल में ही 10 करोड़ से ज़्यादा किसानों के बैंक के खाते में 90,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश के किसानों को उपलब्ध कराई है। ये भी कहना उचित होगा कि जो आत्मनिर्भर भारत का पैकेज वित्त मंत्री जी ने घोषित किया, उसके अंतर्गत भी किसान और एग्रो के जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए भारत सरकार ने 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की राशि सुनिश्चित कराई है। प्रधानमंत्री जी के करकमलों द्वारा स्वयं मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 20,000 करोड़ रुपया राष्ट्र के इतिहास में पहली बार मत्स्य पालन के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा प्रेषित की गई है। इसी प्रकार से चाहे वो सॉइल हेल्थ कार्ड का विषय हो अथवा देश के हर ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हो, प्रधानमंत्री जी का संकल्प कि देश के किसान से ही देश की उन्नति संभव हो पाएगी, इस संकल्प को फलीभूत करने में संसद में और संसद से बाहर देश की जनता ने जो सहायता, जो सहयोग दिया, जो आशीर्वाद दिया, आज कृषि हित में उस आशीर्वाद के लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी।
कृषि संबंधित आप अगर कोई भी मुझसे प्रश्न पूछना चाहें अथवा किसी भी और विषय में मुझसे कोई प्रश्न पूछना चाहें, आप स्वतंत्र हैं। कृपया आप अपने क्वेश्चंस को शुरू करें। आप अगर वहाँ से संचालन करना चाहेंगे या मैं यहाँ से करूँ? जी, मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि कांग्रेस पार्टी ने साल 2019 में अपने मैनिफेस्टो में इस बात को चिन्हित किया कि वो एपीएमसी एक्ट को हटा देंगे। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सदन में और सदन के बाहर अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर किया है कि एपीएमसी एक्ट को भारत सरकार हाथ नहीं लगा रही। आप राहुल गांधी जी का नाम ले रहे हैं। उनका स्वयं 2013 का एक वक्तव्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है जिसमें वो इस बात का समर्थन करते हैं कि एपीएमसी को हटाना चाहिए। तो जिन राहुल गांधी जी ने कहा कि ये कृषि बिल काला कानून है, क्या वो ये भी कहना चाहेंगे कि उनके और उनकी माताजी के नेतृत्व में बने कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी एक काला मैनिफेस्टो है? क्या वो ये मानना चाहते हैं कि कांग्रेस की जहाँ जहाँ प्रदेश की सरकारें हैं, जहाँ पर कांग्रेस के शासन संविदा पर खेती करते हैं, तो वो अमानवीय कदम है कांग्रेस पार्टी का? तो कांग्रेस पार्टी और विशेषतः राहुल गांधी जी का दोगलापन इस विषय में जनता के सामने उभर कर आ चुका है। और अगर उनको इतनी चिंता थी इन विधेयकों के बारे में, तो वो अनुपस्थित क्यों थे स्वयं सदन की चर्चाओं में से? राजनीति करना और राष्ट्रनीति करना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। राजनीति के लिए प्रयासरत हमेशा राहुल गांधी रहे हैं, लेकिन राष्ट्रनीति में सदैव सफल नरेंद्र मोदी रहे हैं। राहुल गांधी की बात हो रही है तो परिवार वाले खुल के सामने आए हैं कि स्थानीय प्रशासन और एसआईटी मिलकर कहीं न कहीं जो जांच हो रही है उसको गलत रूप में ले जा रही है, और इसके अलावा वो नार्को टेस्ट भी नहीं कराना चाह रहे हैं, जो अभी तुरंत की बात उनके परिवार वालों ने की है। मैं इतना ही कहूँगी, मैं इतना ही कहना, भाई मैं उनका जवाब दे दूँ? मैं इतना ही कहना चाहूँगी, एसआईटी गृह सचिव के अंतर्गत चल रही है। भारत सरकार की प्रतिनिधि होने के नाते मेरा विश्वास है कि एक स्वतंत्र मीडिया के चलते सच कभी छुपता नहीं है, और निश्चित रूप से योगी जी की जो कार्यशैली रही है वो कड़े से कड़े कदम कानून व्यवस्था को बना के रखने में और महिलाओं को सुरक्षित रखने में निश्चित रूप से लेंगे, ये मेरा विश्वास है। यस जी, लगातार विपक्ष आप पर भी निशाना निश्चित साध रहा है, आपको लेकर ट्वीट भी किया गया। अब हाथरस को लेकर अगला क्या होना चाहिए? देखिए, कल कांग्रेस पार्टी ने मेरे ऊपर एक विशेष टिप्पणी और ट्वीट किया कि संयुक्त राष्ट्र में मुझे अपने देश के खिलाफ बयान देना चाहिए था। मेरा ये मानना है कि जब अपने देश का मैं प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्र में करती हूँ तो उसमें एक मंत्री के नाते नहीं बल्कि एक भारतीय के नाते बोलती हूँ। कांग्रेस की ये दरकार है कि मैं राष्ट्र के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में बयान दूं, लेकिन मेरे लिए ऐसी कल्पना भी राष्ट्रद्रोह से कम नहीं। जहां तक विपक्ष का मुझ पर बार बार निशाना साधना है, ये विपक्ष की अपनी जिम्मेदारी है, अपनी मर्यादा है। और जब अमेठी में मैंने कूच की थी तभी मुझे पता था कि जीवन भर मैं उनके निशाने पे रहूंगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाथरस को लेकर आगे क्या? एक सेकेंड भैया, हाँ जी भाई साहब, एक सेकेंड भैया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि भाजपा जो हाथरस घटना से वहाँ की तुलना कर रही है वो गलत है। वहाँ राजस्थान में लड़कियाँ अपनी मर्जी से गई थी, अब चाहे तो विपक्ष आके यहाँ पर विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए, भले ही वो संवैधानिक पद पर हो या ना हो, इस बात की टिप्पणी करना कि जिस पीड़िता का बलात्कार होता है वो अपनी मर्जी से गई है, इससे बड़ी निंदा की बात कोई नहीं हो सकती। मैं महिला मंत्री के साथ साथ उस विभाग की मंत्री हूँ जिसके अंतर्गत महिला आयोग आता है। महिला आयोग वर्तमान में 1300 एक्टिव केसेस को परस्यू कर रही है पूरे देश में। राजस्थान के मुख्यमंत्री का अशोभनीय बयान मैंने भी देखा, और मैं आशावादी हूँ कि कभी ना कभी, चाहे वो राहुल जी हों या श्रीमती वाड्रा, वो एक फ़ोन राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी करेंगे। ये विषय मेरी परिधि में नहीं है, ना ही मैं पीड़ित परिवार की ओर से बोलने का उनसे आदेश पा चुकी हूँ।
तो जब मुझे अधिकृत रूप से पीड़ित परिवार ने उनकी तरफ से कुछ बोलने का कहीं भी कोई कागज़ दिया नहीं है, तो पीड़ित परिवार से की ओर से बोलने के लिए आप मुझे ना कहें। उनका अधिकार है, वो अपनी ओर से जो भी वक्तव्य देना चाहे वो दे सकते हैं। जी, उन्होंने मुझसे जो चर्चा की, जिसको आज मैं यहाँ पर बता सकती हूँ, उनकी चर्चाओं में दो विषय आए। एक कि हर महिला का सम्मान हो, जिसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, उनकी कोई सचिव थी, उन्होंने कहा कि ट्विटर पर और कई विख्यात रिपोर्टर्स पीड़िता का नाम ले रहे हैं बार बार, जो कानून का उल्लंघन है। उन्होंने मुझसे कहा कि आप आईएनबी मिनिस्ट्री से और जो डिपार्टमेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, उनसे चर्चा करें ताकि पीड़िता का नाम प्रेस के माध्यम से बाहर ना आए। मैंने सपा के उस कार्यकर्ता को आश्वस्त किया कि मैं निश्चित रूप से आईएनबी के अधिकारी और मेटी के अधिकारियों से उनके इस विषय को लूँगी और स्वयं इस विषय पर कार्रवाई हो, ऐसा सुनिश्चित करूँगी। मैडम, आप हाथरस जाएंगे क्या? पुनः हाथरस जा रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? किस तरह से वहाँ राजनीतिकरण क्या इस मुद्दे का किया जा रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि एक स्वतंत्र देश में स्वतंत्र जनता ने कांग्रेस के हथकंडों को भलीभांति समझा है और इसीलिए एक ऐतिहासिक जीत साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी के लिए सुनिश्चित की है। कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनेता स्वयं अगर किसी भी विषय पर राजनीति करना चाहता है तो एक लोकतांत्रिक देश में मैं उस नेता को रोक नहीं सकती, लेकिन जनता ये समझती है कि उनकी हाथरस के तरफ जो कूच है वो उनकी राजनीति के लिए है, इंसाफ के लिए नहीं है। हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके नेता आदरणीय स्मृति ईरानी जी आपके मध्य में संवाद करने के लिए उपस्थित हुई है। इस कार्यक्रम में मैं आए हुए सभी अपने पत्रकार बंधुओं का, पत्रकार मित्रों का, छायाकार मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं कैबिनेट मंत्री रविंद्र जायसवाल जी, कांग्रेस का एक खेल समझ में आया। अभी जब हाथरस वाली घटना में पीड़ित के परिजनों से 25 लाख से 50 लाख तक बार्गेन किया गया, इस पर क्या कहते हैं? बार्गेन करना कांग्रेस का एक वर्क कल्चर रह चुका है। क्योंकि सारे तथ्य मेरे पास वर्तमान में अभी है, इतना ही कहूँ श्रीमती वाड्रा ही इसका जवाब दे पाएंगे। धन्यवाद। पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगी, देश में आक्रोश अगर महिला उत्पीड़न पर होता है तो वो आक्रोश सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं होता। देश में पुरुष भी उतना ही महिला सम्मान और महिला सुरक्षा के लिए संकल्पित होते हैं। जहाँ तक हाथरस की बात है, मैंने पहले भी इकोनॉमिक टाइम्स और दैनिक भास्कर में अपने वक्तव्य को कहा है, जो आज दोहराती हूँ। मैं महिला आयोग के जितनी भी गतिविधियाँ उसमें हस्तक्षेप संवैधानिक तौर पर नहीं करती, लेकिन महिला आयोग ने मुझे सूचित किया कि पहले दिन से ही जिला प्रशासन के साथ, प्रदेश की सरकार के साथ उन लोगों ने इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि पीड़िता को न्याय मिले। मैंने स्वयं मुख्यमंत्री जी से वार्ता की और देखा भी कि मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी का गठन किया है। मेरी जानकारी में आया है कि कल ही एसपी के खिलाफ उस जिले की कार्रवाई हुई है। मेरा ये मानना है कि एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद आधिकारिक स्तर पर योगी जी उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन लोगों ने हस्तक्षेप किया अथवा जिनकी वजह से पीड़िता को संपूर्ण न्याय ना मिले, इस प्रकार की साजिश रची गई। जो चैनल देखा यहाँ आने से पहले, उसके अंतर्गत ये मुझे आभास हुआ है कि वहाँ पर मीडिया भी उपस्थित है, लेकिन साथ ही मेरा ये मानना है कि अगर आप सरकारी आंकड़ों की मुझसे अपेक्षा करते हैं तो 2-3 विषय आपकी अनुमति से आपके सम्मुख रखना चाहूँगी। निर्भया फंड का गठन हुआ था साल 2013 में, लेकिन तब की सरकार में एक भी रुपया
प्रदेश सरकारों तक पहुंचाया नहीं गया महिला सुरक्षा की दृष्टि से। मोदी जी की सरकार में 9,000 करोड़ रुपया प्रत्येक जो सरकार प्रदेश की है उनका जो प्रस्ताव रहा महिला सुरक्षा की दृष्टि से, उस प्रस्ताव का समर्थन किया और 9,000 करोड़ का आवंटन इसकी व्यवस्था की गई। साथ ही पहली बार देश के इतिहास में हर पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क हो, उसकी रचना भी इसी सरकार ने, मोदी सरकार ने शुरू की। हर जिले में एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट स्थापित हो, उसकी रचना भी मोदी सरकार ने की। आपको एक आंकड़ा और दे देती हूँ, 2015 से महिला हेल्पलाइन जो शुरू की गई, अब तक 55 लाख से ज़्यादा महिलाओं को देश में उस महिला हेल्पलाइन के अंतर्गत सहायता पहुंचाई गई। 2017 में वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर देश के हर ज़िले में स्थापित करने का काम हमने शुरू किया। आज हर ज़िले में वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर चल रहा है। ये इससे पहले कभी नहीं किया गया। लेकिन जनता निश्चित रूप से व्याकुल मन से पूछना चाहेगी कि क्या आज भी हमें दरकार है कि हम निरंतर प्रयत्नशील रहें कि महिलाएं, बच्चे हमारे देश के सुरक्षित रहें। तो निश्चित रूप से ये प्रतिबद्धता न सिर्फ सरकार की है बल्कि ये संकल्प समाज का भी है। देखिए, कल कांग्रेस पार्टी ने मेरे ऊपर एक विशेष टिप्पणी और ट्वीट किया कि संयुक्त राष्ट्र में मुझे अपने देश के खिलाफ बयान देना चाहिए था। मेरा ये मानना है कि जब अपने देश का मैं प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्र में करती हूँ तो उसमें एक मंत्री के नाते नहीं बल्कि एक भारतीय के नाते बोलती हूँ। कांग्रेस की ये दरकार है कि मैं राष्ट्र के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में बयान दूं, लेकिन मेरे लिए ऐसी कल्पना भी राष्ट्रद्रोह से कम नहीं। जहां तक विपक्ष का मुझ पर बार बार निशाना साधना है, ये विपक्ष की अपनी जिम्मेदारी है, अपनी मर्यादा है। और जब अमेठी में मैंने कूच की थी तभी मुझे पता था कि जीवन भर मैं उनके निशाने पे रहूंगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाथरस को लेकर आगे क्या? पिछली जो चीजें हैं उन्होंने मुझसे जो चर्चा की, जिसको आज मैं यहाँ पर बता सकती हूँ, उनकी चर्चाओं में 2 विषय आए। एक कि हर महिला का सम्मान हो, जिसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, उनकी कोई सचिव थी, उन्होंने कहा कि ट्विटर पर और कई विख्यात रिपोर्टर्स पीड़िता का नाम ले रहे हैं बार बार, जो कानून का उल्लंघन है। उन्होंने मुझसे कहा कि आप INB मिनिस्ट्री से और जो डिपार्टमेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, उनसे चर्चा करें ताकि पीड़िता का नाम प्रेस के माध्यम से बाहर ना आए। मैंने सपा की उस कार्यकर्ता को आश्वस्त किया कि मैं निश्चित रूप से INB के अधिकारी और मेटी के अधिकारियों से उनके इस विषय को लूँगी और स्वयं इस विषय पर कार्रवाई हो, ऐसा सुनिश्चित करूँगी। मैडम, आप हाथरस जाएंगी क्या? क्योंकि प्रशासनिक अधिकार योगी जी का है कार्रवाई करने का। मेरा पूर्ण विश्वास है कि SIT की जब रिपोर्ट सबमिट होगी तो जितने अधिकारियों के खिलाफ सबूत पाए जाएंगे, निश्चित रूप से योगी जी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्या लग रहा है कि योगी सरकार से चूक हो रही है या चूक हो रही है? मुझे ऐसा इसलिए मैं आपके इस सवाल का जवाब इस प्रकार से दे रही हूँ ताकि आप जिस सुर्खी की खोज में हैं वो सुर्खी मैं आपको ना दूँ। मैं दोबारा दोहरा रही हूँ, मैं इसीलिए दोबारा दोहरा रही हूँ कि जिस सुर्खी की तलाश में आप हैं उस सुर्खी को मैं ना दूँ, इसीलिए अपने बार बार आपसे आग्रह में एक भाई साहब, मैं इनका जवाब दे दूँ। फिर आपने जो सहायता, जो सहयोग दिया, जो आशीर्वाद दिया, आज कृषि हित में उस आशीर्वाद के लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी। अब मैं आप सबसे निवेदन करूँगी, कृषि संबंधित आप अगर कोई भी मुझसे प्रश्न पूछना चाहें अथवा किसी भी और विषय में मुझसे कोई प्रश्न पूछना चाहें, आप स्वतंत्र हैं। कृपया आप अपने क्वेश्चंस को शुरू करें। आप अगर वहाँ से संचालन करना चाहेंगे या मैं यहाँ से करूँ। मुख आने से पहले सपा की कुछ बहनें आई थीं, उन्होंने मेरे साथ बैठ के वार्ता की और शायद ही ये कभी हुआ होगा कि 2 राजनीतिक दल की महिलाएं एक साथ बैठकर संकल्प लें कि महिलाओं के प्रति न्याय हो। मैं जिस लोकसभा क्षेत्र से आती हूँ वहाँ पर भी एक विख्यात सपा के नेता के खिलाफ रेप का केस चल रहा है। मेरा इतना मानना है अपनी संवैधानिक पद पर रहकर कि जो हमारा जुडिशल तंत्र है उस पे आप विश्वास बनाकर रखें
एविडेंस के आधार पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, ये जुडिशरी भी सुनिश्चित करेगा। आपसे आग्रह है कि मेरे वक्तव्य को मैं दोबारा दोहराती हूँ ताकि आप दोबारा नोट कर लें। महिला आयोग ने पहले दिन से प्रदेश और जिला प्रशासन के साथ संपर्क करके पीड़िता को न्याय सुनिश्चित हो, इसका पूरा काम किया है। दूसरा, मैंने स्वयं योगी जी से वार्ता करके उनसे आश्वासन पाया है कि पीड़िता के प्रति न्याय भी होगा और जो इस विषय में पीड़िता को न्याय से वंचित रखने का दुस्साहस कर रहे हैं उनके खिलाफ भी योगी जी कार्रवाई करेंगे। मैं उनके इस आश्वासन से आश्वस्त हूँ। जी भाई साहब, एक सेकेंड भाई साहब। हाँ। केंद्र में और राज्य में जब मैं इतना ही कहना चाहूँगी, भारतीय जनता पार्टी का चाहे वो महिला कार्यकर्ता हो या पुरुष कार्यकर्ता हो, हम सबकी अभिलाषा ये है कि महिला का सम्मान हो, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के किसी भी कोने में। उसके संदर्भ में अगर मुख्यमंत्री श्री से कोई भी कार्यकर्ता कोई भी वार्तालाप करता है तो स्वतंत्र एक व्यवस्था में वार्तालाप के खिलाफ कोई टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता मुझे शोभा देगा। आप सवाल करेंगे तो जवाब दूंगी भाई साहब। हाँ जी, का जो केस आप मुझे बतला रहे हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा, मेरी संवैधानिक मर्यादा ये है कि मैं प्रदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, लेकिन निश्चित रूप से मेरा ये मानना है, चाहे वो कोई राजनेता हो, चाहे वो कोई व्यक्ति विशेष हो, चाहे वो संगठन हो, महिला तक मदद के लिए पहुंचे, राजनीति के लिए ना पहुंचे। मैडम, ये सवाल ये है कि निर्भया कांड में पैसे के आवंटन की बात आपने की, 9,000 करोड़ रुपए लगभग सभी प्रदेशों में, लेकिन अभी तक उसका पैसा कहीं खर्च नहीं हुआ, कहीं परिवार को मिल गया। ये उत्सुकता है लोगों में। जी मैं जानती हूँ, मेरा ये आपसे आग्रह है, आपके लिए पीड़िता हेडलाइन हो गई, वो किसी की बेटी है, उस बेटी का सम्मान करें। टीआरपी की कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदी रहते हैं आपके, लेकिन उस बेटी का सम्मान करें, मैं आज यही आग्रह कर सकती हूँ। उसके साथ जो घटा उस पे अपनी टीआरपी की रोटी ना सेकेंगे तो उस लड़की के साथ न्याय होगा, तब उसका सम्मान होगा। योगी सरकार की इतने घंटे मीडिया को परिजनों से दूर रखा, अब थोड़ा क्यों? देखिए, मेरा इतना मानना है कि जब जिले के अधिकारी कोई निर्णय लेते हैं प्रशासनिक, तो उसके ऊपर केंद्रीय मंत्री का टिप्पणी करना, क्योंकि मैं नहीं जानती हूँ जिला अधिकारी को। मेरा इतना कहना है कि आज इस वक्तव्य से पहले जब मैं आई और मैंने चैनल देखा तो वहाँ पर रिपोर्टर उपस्थित थे। मैडम, किसी भी मेरा सीधे सवाल है। हाँ जी सर, मैं इतना ही कहूँगी, मैं इतना ही कहना, मैं उनका जवाब मैं इतना ही कहना चाहूँगी, एसआईटी गृह सचिव के अंतर्गत चल रही है। भारत सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते मेरा विश्वास है कि एक स्वतंत्र मीडिया के चलते सच कभी छुपता नहीं है, और निश्चित रूप से योगी जी की जो कार्यशैली रही है वो कड़े से कड़े कदम कानून व्यवस्था को बना के रखने में और महिलाओं को सुरक्षित रखने में निश्चित रूप से लेंगे, ये मेरा विश्वास है। यस, नहीं है, ना ही मैं पीड़ित परिवार की ओर से बोलने का उनसे आदेश पा चुकी हूँ। तो जब मुझे अधिकृत रूप से पीड़ित परिवार ने उनकी तरफ से कुछ बोलने का कहीं भी कोई कागज़ दिया नहीं है, तो पीड़ित परिवार से की ओर से बोलने के लिए आप मुझे ना कहें, उनका अधिकार है, वो अपनी ओर से जो भी वक्तव्य देना चाहे वो दे सकते हैं। जी, मुझे ऐसा लगता है कि एक स्वतंत्र देश में स्वतंत्र जनता ने कांग्रेस के हथकंडों को भलीभांति समझा है और इसीलिए एक ऐतिहासिक जीत साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी के लिए सुनिश्चित की है। कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनेता स्वयं अगर किसी भी विषय पर राजनीति करना चाहता है तो एक लोकतांत्रिक देश में मैं उस नेता को रोक नहीं सकती, लेकिन जनता ये समझती है कि उनकी हाथरस के तरफ जो कूच है वो उनकी राजनीति के लिए है, इंसाफ के लिए नहीं है। एक सेकेंड
सेकंड भैया, एक सेकंड भैया। हाँ जी भाई साहब, एक सेकंड भैया। स्थानीय प्रशासन और SIT मिलकर कहीं न कहीं जो जांच हो रही है उसको गलत रूप में ले जा रही है, और इसके अलावा वो नार्को टेस्ट भी नहीं कराना चाह रहे हैं। जो एक सेकंड। हाँ से आग्रह कि एक-एक करके अपना प्रश्न रखें। जी जी। हाथरस जा रहे हैं, फिर आप क्या कहेंगे, किस तरह से वहाँ सभी प्रेस के हमारे महानुभावों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मुझे आने में विलम्ब हुआ। कुछ राजनीतिक दल की महिलाएं मुझसे चर्चा करने सर्किट हाउस पधारी थी, उन्हीं के साथ चर्चा करने में विलम्ब हुआ, जिसके लिए मैं एक बार फिर आप सबकी क्षमा चाहती हूँ। आज हम सब एकत्रित हुए हैं बीते संसद के सेशन के दौरान जो कृषि संबंधित बिल पारित हुए हैं उसकी एक चर्चा को लेकर। राष्ट्र के इतिहास में 70 साल की आज़ादी में पहली बार देश की संसद ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के किसान को सही मायने में आज़ादी दिलवाई है। हमारा देश का किसान वर्षों वर्ष तक अपनी फसल को मात्र चिन्हित मंडी में चिन्हित व्यापारियों को ही बेच पाता था। बीते संसद के सत्र में जो हमारे कृषि संबंधित बिल पारित हुए हैं उनके अंतर्गत राष्ट्र के इतिहास में पहली बार देश का किसान देश के किसी भी प्रदेश में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी व्यक्ति अथवा संगठन को अपनी फसल बेच सकता है। ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर अभिनंदन देना चाहेंगे। जो कृषि बिल पारित हुए हैं उनके अंतर्गत किसान की फसल खरीदने वाले को तत्काल ही अथवा ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन की अवधि में किसान का भुगतान करना पड़ेगा। राष्ट्र के इतिहास में पहली बार ऐसा निर्णय कृषि बिलों के माध्यम से सरकार ने लिया है। किसान जिसको अपनी फसल बेचता है वो किसान स्वयं निर्णय करेगा कि अपनी फसल उसे कितने में बेचनी है। साथ ही अगर किसान किसी व्यापारी, किसी संगठन, किसी व्यक्ति को अगर अपनी फसल बेचता है और उसके करार को लेकर कोई चुनौती उत्पन्न होती है तो किसान अपने ही ज़िले में SDM अथवा DM लेवल पर न्याय प्राप्त कर पाएगा। ऐसी सुविधा देने के लिए ताकि किसानों के साथ न्याय हो पाए, प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से आभार हम सब व्यक्त करते हैं। एक कृषि प्रधान देश में वर्षों वर्ष से कृषि के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों ने इस ऐतिहासिक कृषि के हित में कदम पर भी अपना कहीं ना कहीं आक्रोश व्यक्त करने का दुस्साहस किया है। उनका आक्रोश इस बात का है कि किसान अब बिचौलियों के बेड़ियों को तोड़ पाएगा। उनका आक्रोश इस बात का है कि किसान को अब आप किसी भी तरीके से मजबूर नहीं कर पाएंगे। उनका आक्रोश इस बात का है कि वो किसान और किसान की प्रगति में अपनी राजनीतिक प्रगति नहीं देख पा रहे हैं। इसीलिए सभी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए कांग्रेस नीति UPA ने राज्यसभा में उपसभापति पर जिस प्रकार का आक्रमण किया वो न सिर्फ निंदनीय है बल्कि अशोभनीय भी। संविधान की मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए, संस्कारों का उल्लंघन करते हुए जिस पद पर स्वयं देश के उपराष्ट्रपति विराजमान होते हैं उस पद पर आक्रमण करके कांग्रेस और उनके गठबंधन के सहयोगियों ने
नीचता का उदाहरण दिया है। क्या ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक अच्छी प्रथा है कि राज्यसभा में कोई उपसभापति पर स्वयं जाकर आक्रमण करे? क्या ये शोभा देता है कि आप किसानों का नाम लेकर देश की राजधानी में किसान के उस उपक्रम को जलाएं जिसके माध्यम से वो खेत को जोतता है? इस प्रकार की अमर्यादित टिप्पणियां, इस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस का एक अभिन्न अंग और वर्क कल्चर बन चुका है। आज भारतीय जनता पार्टी इस बात से संतोष लेती है कि भारत के इतिहास में किसान के सम्मान में प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि की जो घोषणा की, वो मात्र घोषणा तक सीमित नहीं रही, बल्कि 1.5-2 वर्ष के कार्यकाल में ही 10 करोड़ से ज़्यादा किसानों के बैंक के खाते में 90,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश के किसानों को उपलब्ध कराई है। ये भी कहना उचित होगा कि जो आत्मनिर्भर भारत का पैकेज वित्त मंत्री जी ने घोषित किया, उसके अंतर्गत भी किसान और एग्रो के जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए भारत सरकार ने 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की राशि सुनिश्चित कराई है। प्रधानमंत्री जी के करकमलों द्वारा स्वयं मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 20,000 करोड़ रुपया राष्ट्र के इतिहास में पहली बार मत्स्य पालन के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा प्रेषित की गई है।